हे माय लवली ऑडियंस। तो मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर। आई मीन न्यू पार्ट लेके। ओके, फैन फिक्शन नहीं, वो तो बहुत ही जल्द नया शुरू में करूँगी। एंड मेरे पास मॉडर्न भी है, हिस्टोरिकल भी है। तो आप लोग बताइए, आपको मॉडर्न सुनना है या हिस्टोरिकल। एंड हम चैप्टर पे आते हैं। तो नया वाला जो पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा विजिंग था उसने खुद से अपने आप से एक स्टेप लिया था। एंड ये स्टेप बहुत ज़्यादा बोल्ड था। एंड उसने खुद से इनिशिएटिव लेकर वांगजी को किस किया था। हाँ, भले ही शुरुआत बीजिंग ने नहीं की थी, बट उसने भी रिस्पॉन्स किया और ये देख के वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद उनका एक स्वीट सा किसिंग सेशन कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद वांगजी देखता है वीजिंग को। एंड वीजिंग जो है ना, वो अब रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कर दिया। शायद उसके दिल में भी फीलिंग्स आ रही थी, या ये कहें कि उसके अंदर के जज्बात जाग रहे थे। हाँ, एंड वो दिखता है वांगजी को और जल्दी से अपना फेस साइड कर लेता है। वांगजी बोलता है, तुम ठीक हो?" वीजिंग बोलता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। एंड वो अपना फेस जो है ना वांगजी के चेस्ट में हाइड कर लेता है। एंड ये देख के वांगजी स्माइल करता है। एंड इसके बाद वो वीजिंग के सर पे पैट करता है और उसके बाद वो स्माइल करता है। देन बोलता है, तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है, हाँ। एंड ऐसे ही करके लगभग वो आधी एक घंटा वहीं पर बैठे रहते हैं। इसके बाद वांगजी बोलता है, अब चलें, वैसे भी सर्दी हो गई है। एंड बेबीज वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ चलते हैं। वांगजी फिर वीजिंग को फिर से अच्छे से कैरी करता है और वीजिंग को अपने हाथों से कवर करके वो वापस लेकर आता है। एंड सेक्ट में अभी जितने भी लोग थे वो ऑलमोस्ट जा चुके थे। देन वांगजी वीजिंग को धीरे धीरे करके वापस लेकर आता है और वो रूम में आके देखता है तो आई वन बच्चों के पास बैठा हुआ था। वन किंग भी थी एंड वो अपना कुछ रीडिंग का काम भी कर रही थी एंड बच्चों को भी संभाल रही थी। जब वीजिंग देखता है तो वो बोलता है, वन किंग बोलते हैं, ओह तुम आ गए? वीजिंग बोलता है, हाँ। आई वन बोलता है, गगर देखो, मैंने मैंने इन्हें जो है ना वो खिलाया। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, आई वन। वांगजी भी आता है, वीजिंग को वहीं बेड पे रख देता है। देन इसके बाद बोलता है कि आईवन बेबी चलो तुम सो जाओ। आईवन बोलता है, हाँ मुझे मुझे यहीं पे सोना है इनके साथ ही। एंड अब ग्रैनी जो है ना वो सोने के लिए यहाँ पे नहीं आने वाली थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अब तुम नॉर्मली बच्चे को संभाल सकते हो। तो विंग ने कहा था कि हाँ। एंड ओल्ड ग्रैनी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डालना सही नहीं लगा विंग को। विंग ने खुद भी बोल दिया था कि अब आप रहने दीजिए, मैं हैंडल कर लूँगा। एंड वांगजी भी तो है, वांगजी ने भी कहा था कि हाँ वो कर लेगा, आप चिंता मत करिए। क्योंकि रात को उठना पड़ता है, बच्चे रो देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वांगजी ने खुद इतने टाइम में समझा था कि कैसे क्या करना है। तो वांगजी ने भी कहा था वो हैंडल कर लेगा। फिर ग्रैनी वैन मतलब इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। एंड हाँ, उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए आईवान जो है ना वो देखता है विंग को। विंग बोलता है, तुम यहाँ पे? तभी वैन किंग बोलते आईवान नहीं, उनके पास छोटे बच्चे और भी हैं। देखो तुम उन्हें हर्ट कर दोगे। विंग बोलता है, वैन किंग इट्स ओके। तभी आईवान बोलता है, नहीं नहीं, मैं बेबीज को हर्ट नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद विंग बोलता है, हाँ कोई बात नहीं आईवान, तुम सो सकते हो। आईवान जो है ना वो देखता है वीजिंग को और बोलता है, सच में गग्गा? वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल सो सकते हो। वांगजी भी बोलता है, हाँ कोई बात नहीं लेडी वन, आप जाइए, मैं आईवान का भी ख्याल रख लूँगा। वो बोलती बट वांगजी बोलता है, इट्स ओके कोई बात नहीं, ये भी हमारे बच्चे जैसा ही है। एंड वैन किंग देख के बोलती है, हाँ ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे ना तो आप रात को ले आइएगा आईवान को मेरे पास। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है, कोई बात नहीं। इसके बाद वैन किंग अपनी बुक वगैरह लेती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वांगजी वीजिंग को बोलता है, वीजिंग तुम सो जाओ। वांगजी हेल्प करता है वीजिंग के लेटने में। एंड देन वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है। बच्चों को देखते हैं तो बच्चे जो है ना अभी सो रहे थे। एंड आई वन बस उनको देख रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो दूसरों को बस देखते रहते हैं, तो उन्हें लगता है अच्छा। इसीलिए अभी हम देखते हैं हमारे हाँ आयुआन को। वीजिंग बोलता है, आयुआन बेबी तुम मेरे पास आ जाओ। एंड आयुआन जब ये सुनता है वो बोलता है, ओके कका। एंड आयुआन जो है ना वो वीजिंग के पास चला जाता है। वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं सुला लेता हूँ आयुआन को। वीजिंग बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं सुला लूँगा। वांगजी बोलता है, रात को तुम्हें प्रॉब्लम? वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं होगी। वांगजी बोलता है, ठीक है। उसके बाद आयुआन भी चला जाता है वीजिंग के पास। वीजिंग उसे अपनी बाहों में लेता है और उसे थोड़ी देर पैट करता है एंड वो सो जाता है। आयुआन के सोने के बाद वीजिंग देखता है एंड देन फिर वो भी आइस बंद कर लेता है। वांगजी अपना बिस्तर लगाता है नीचे और बच्चों को देखता है। एंड इसके बाद वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। कुछ देर वो मेडिटेशन करता है। एंड वांगजी 1 घंटे मेडिटेशन करता है और फिर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जब बोल सकते हैं आइज ओपन करता है, वांगजी को देखता है मेडिटेशन करते हुए एंड वो बस वांगजी को देखने लगता है। इस टाइम पर वांगजी एक ब्यूटीफुल सी बोल सकते हैं मूर्ति लग रहा था। एक स्टैचू, इतनी खूबसूरत स्टैचू वीजिंग ने शायद अपनी लाइफ में ही कभी देखी होगी। वांगजी बिल्कुल एकदम एक स्टैचू की ही तरह इस वक्त लग रहा था।
एक खूबसूरत सी स्टैचू, जो कि एक बोल सकते हैं कि किसी मून गॉडेस की तरह लग रहा था, क्योंकि वांगजी ने अभी वाइट कलर का जो हानफू था वो पहना हुआ था इनर, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सुंदर लग रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। विकिंग ऐसे ही वांगजी को देखते देखते सो जाता है, एंड वांगजी 1 घंटे तक मेडिटेशन करता है, एंड देन उसके बाद वो ख़त्म कर लेता है अपना। देन वो देखता है बच्चों को, बच्चे सो रहे थे, विकिंग भी सो रहा था, आयुन भी सो रहा था। देन वांगजी भी आइज़ बंद कर लेता है और उसके बाद वो भी वांगजी सो जाता है। हम देखते हैं अभी यहाँ से क्लाउड रेसेस का सीन। क्लाउड रेसेस के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए जियांग चेंग बेड पर लेटा हुआ था, और लान सिचन वो फ़िलहाल के लिए घर में नहीं थे, वो बाहर थे। जियांग चेंग बस रो रहा था और उसकी आंखों में बस आंसू थे, और वो बस कैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। पर वो कैसे भी अपने आप को कंट्रोल करे, बट उसकी आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। इतना बड़ा दर्द उसने झेला था कि वो कुछ भी बोलने की हालत में था ही नहीं। बस उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, और वो पास में लेटे हुए अपने बच्चे को देख रहा था और बस रोए जा रहा था। जियांग चेंग उसे देखता है और बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैंने मेरी वजह से ये तुम्हारा हाल है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अगर अगर मैं वो सब नहीं करता तो शायद ये मेरे पापों की ही वजह से हुआ है। मैंने किसी और के बच्चे को छीनने की कोशिश की, किसी और के साथ मैंने ये सब किया, तो देखो आज मेरे साथ क्या हो गया, मेरे बच्चे। और वो उसे टच करता है। वो बच्चा बस टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, बस वो देखते जा रहा था। वो बच्चा ना ही तो अपने हाथों पैरों को हिला सकता था और न ही वो कुछ कर सकता था, क्योंकि बच्चा पैरालाइज था जन्म से ही, उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। जियांग चेंग पूरी तरह से टूट गया था जब उसे ये पता चला। जियांग चेंग बोलता है, ये मेरी ही वजह से है, कहीं ना कहीं हस्बैंड सही कहते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और मैडम लैन अंदर आती हैं। वो देखती हैं और बोलती हैं, हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है, आगे चलकर ये हमारा फ्यूचर हायर कैसे बनेगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सच में मेरे तो बेटे की किस्मत ही खराब है जो उसे इतने वाहियात ओमेगा मिले हैं। पहले तो वो वीइंग जो कि यूजलेस था, और तुम तो उससे भी यूजलेस ज़्यादा हो। देखो दो सही, मेरे बच्चे का बेटा हुआ, वो भी ऐसा जो कि न चल सकता है न फिर सकता है, एक पैरालाइज बच्चा। आखिर जाके ये कैसे फिर सेक लीडर बनेगा। सच में तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे अब कोई और रास्ता निकालना होगा। मुझे विजिंग को ढूंढना होगा, क्या पता वो वैसे भी प्रेग्नेंट था। ये हो सकता है। जियांग चेंग शॉकिंगली मैडम यू को देख रहा था। ये औरत एक ही मिनट में कैसे बदल गई, और वो बस देखती जा रही थी, एंड वो क्या बोल रही है उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था। तभी अंदर लायन सिचन आता है और बोलते हैं, माँ। वो देखती हैं और बोलते, सिचन तुम एक काम करो, इसके पास मत रहो, क्योंकि अगर तुम रहे ना तो इसकी जो ये बुरी चीज़ें हैं ना, ये कर्ज ओमेगा है, ये भी तुम पर लग जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कर्ज हो। सच में लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज किया है किसी ने, जिस वजह से ऐसा हाल हो रहा है। पहला ओमेगा उसके साथ ये सब हुआ, एंड ये दूसरा, ओ माय गॉड, ये तो उससे भी ज़्यादा मनूस निकला। देखो, ये सुनने के बाद लान सिचन बोलते हैं, माँ ये आप क्या बोल रही हैं, वो जैसा भी है मेरा बेटा है, और आप मेरे बेटे को लेके ये नहीं बोल सकती हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती, क्या, ओह माय गॉड, मैं कैसे बताऊं तुम्हें बेटा, देखो ध्यान रखो, ये तो आगे चल के हमारा फ्यूचर सेक लीडर भी नहीं बन सकता है। तुम एक काम करो, तुम ना एक और बच्चा कर लो, ठीक है, ये हम किसी को दे देंगे। ये सुनने के बाद जियांग चेंग अपने बच्चे को देखता है और मैडम लैन कितनी क्रूर हो सकती हैं, वो कैसे कर सकती हैं। जियांग चेंग अपने बच्चे को देखकर बोलता है, नहीं मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। आप ये क्या बोल रही हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है, क्या मैं सही बोल रही हूँ। वैसे भी ये पैरालाइज है और हम इसका क्या ही करेंगे, ये नहीं तो साइक लीडर बन सकता है, नहीं कोई और चीज़, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, पड़ा रहेगा बस ऐसे ही। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो लान सिचन को देखता है। लान सिचन अपनी माँ को देखकर बोलता, माँ आप मेरे बच्चे के बारे में बोल रही हैं, जो भी हो, जो भी कुछ क्यों ना हुआ हो, बट आप इस चीज़ को बदल नहीं सकती हैं कि वो मेरा बेटा है, मेरा अल्फ़ा बेटा। ये सुनने के बाद वो बोलते, तुम, तभी वो बोलते, माँ प्लीज़ अब जाइए यहाँ से, मैं फ़िलहाल खुद भी इतनी ज़्यादा परेशानी में हूँ, तो प्लीज़ मुझे अभी वांगजी को ढूंढना है। वो बोलती, हाँ सही कहा, उसे ढूंढो, उसके अच्छे से ओमेगा से शादी करवाऊंगी। उसके बाद मुझे लगता है सेक लीडर उसी के बच्चों को बनना चाहिए। ये सुन के वो देख रही थी। वो बोलती हैं, अगर मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ जियांग चेंग, अगर तुमने एक अच्छा सा मुझे वारिस नहीं दिया जो कि हमारे इस आगे चल के सेक्ट को संभाले, फ्यूचर सेक्ट लीडर बने, तो
मैं अपने बेटे की एक और शादी करवा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलती, मतलब बोलता है जियांग चेंग क्या आप? वो बोलती, हाँ बिल्कुल, जब मैं तुमसे जो शादी करवा सकती हूँ दूसरी, तो फिर मैं थर्ड भी करवा सकती हूँ। भूला मत, एक सेक्युलर की कई सारी रानियाँ होती हैं, तुम जानते ही हो ना। तो जहाँ पर दो हैं वहाँ पर एक और आ जाएगी। एंड ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग का जैसे दिल हजारों टुकड़ों में बट जाता है। शायद आज जियांग चेंग को रियलाइज़ हो रहा था, जब वीइंग के साथ भी यही हुआ था तो उसे कैसा लगा था, वो कैसा फील कर रहा था। शायद आज इसे ये समझ आ रहा था, जब अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना पड़े तो कैसा फील होता है। जियांग चेंग बस आंखें बंद करता है और अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है। बच्चा बस टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था, वो सब चीज़ों से अनजान था, बस देख रहा था मासूम सा। जियांग चेंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बस अपनी आंखों से आंसू गिराता रहता है। कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। मैडम लैन वहाँ से जा चुकी थी। मैडम लैन के जाने के बाद लान सिचन जियांग चेंग को देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, वो बस वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग अपने बच्चे को वापस से बिस्तर पर लेटाता है, उसे टच करता है और बोलता है बच्चा। और वो बच्चा अभी अपने ओमेगा मॉम को ऐसे रोते हुए देखता है, तब उसकी भी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो भी रोने लगता है। उसकी आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगते हैं और वो बस रोने लगता है। जियांग चेंग जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे मिल्क फीडिंग कराने लगता है, क्योंकि बच्चे को शायद भूख लगी थी, या हो सकता है जब ओमेगा मॉम दुखी होती हैं तो बच्चे का मतलब बोल सकते हैं ऐसे रिएक्ट करना नॉर्मल था। जियांग चेंग बस अपने बच्चे को इस वक्त चुप कराने में लगा हुआ था, क्योंकि बच्चा बस रोए जा रहा था। शायद वो भी अपने मॉम के दुख दर्द को महसूस कर सकता था। लैन सिटन बात लेके वापस आते हैं और वो बस एक नज़र जियांग चेंग को देखते हैं। लैन सिटन को देख के जियांग चेंग बोलता है हस्बैंड। वो देखते हैं और बोलते हैं क्या है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता है हस्बैंड, आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, आप ऐसे। वो बोलता है तुम्हारी ही गलती है, तुम तुम जब जानते थे तुम प्रेग्नेंट थे तो क्या कर रही थी वहाँ पर, तुम्हारा दिमाग खराब था क्या। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलते मैं बस वो आपको। वो बोलते शट अप, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखो देखो आज हमारे बच्चे की क्या हालत है, बच्चे का ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हस्बैंड आपके माँ ने जो कहा वो। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते क्यों क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी माँ ने कह भी दिया तो। और ये बोलकर लैन सिजन वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो गुस्सा थे। अपने बच्चे को इस हालत में देखना उनके लिए नॉर्मल बात नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे इस वक्त, और वो चले जाते हैं। जियांग चेंग बस आंखें बंद कर लेता है और अपने बच्चे को चुप कराता रहता है। वो बैठा हुआ था एंड वो याद करता है और बोलता है काश काश मैं आपके पीछे न गया होता, काश मैं गिरा न होता तो मेरे बच्चे के साथ ये न हुआ होता। वो आंखें बंद कर लेता है और याद करने लगता है उस टाइम का सीन, जब जियांग चेंग उसी बर्फ़ में गिरा हुआ था और धीरे धीरे बर्फ़ के ऊपर ब्लड चारों तरफ फैल रहा था। जो बर्फ़ वाइट थी वो बर्फ़ धीरे धीरे रेड हो रही थी एंड जियांग चेंग गिरा हुआ था। तभी एक सर्वेंट ने जैसे ही जियांग चेंग को देखा, वो उधर सर्वेंट को बुलाती हैं और बोलती हैं जाओ जल्दी से मास्टर को बुला कर लेकर आओ। और वो जल्दी से उठाते हैं उसे और कैसे तैसे करके उसे अंदर हांशी में ले जाया जाता है जियांग चेंग को। मैडम लैन को भी इन्फॉर्म किया जाता है और मैडम लैन को जब पता चलता है वो बोलती क्या ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। मैडम लैन 2 हीलर्स के साथ वहाँ पर पहुँचती है और वो बोलती हैं चेक करिए जल्दी से। जियांग चेंग अपने स्टमक को होल्ड किए हुए था, क्योंकि वो होश में आ गया था और बस रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था एंड बहुत दूर तक की आवाज़ जा रही थी। हीलर्स बोलते हैं ओ नो, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें चेक करना होगा। इसके बाद हीलर्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जियांग चेंग की जो भी डिलीवरी की प्रोसेस थी वो करवाते हैं और लगभग 5 घंटे वो उसी के अंदर बिता देते हैं। और ऐसे ही करके लगभग 6 घंटे के बाद हीलर्स बाहर आते हैं। बाहर लैन किरण भी खड़े हुए थे और मैडम लैन भी खड़ी हुई थी। लैन सचिन फिलहाल के लिए सेक्ट में थे ही नहीं, वो गए हुए थे। और अभी हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। हीलर्स बाहर आते हैं तभी मैडम लैन आती है और बोलती क्या हुआ हीलर्स, मुझे बताइए। ये सुनने के बाद हीलर्स देखते हैं और बोलते हैं हमने राजकुमार को और उनके बच्चे को भी बचा लिया है, पर एक बुरी खबर है। ये सुनने के बाद वो बोलते बुरी खबर कि क्या हुआ, हमें बताएंगे। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ वो क्या है कि, और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं कि बच्चा जब ओमेगा यानी कि उनके पेट में था तभी गिरने की वजह से उसके सर पे चोट लगी और बच्चे का ब्रेन जो है ना वो डैमेज हो गया है। उसकी वजह से बच्चा कभी भी लाइफ में चल फिर नहीं पाएगा। बच्चा एक पैरालाइज है, मतलब वो बस रह सकता है ऐसे ही, जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो फ्यूचर में चल सकता है, नहीं कुछ और बात, शायद वो बोल भी पाएगा या नहीं, इसी की भी कोई गारंटी नहीं है। एंड ये सुनने के बाद तो मैडम लैन शॉक थी और अभी जियांग चेंग बेहोश था। मैडम लैन एकदम देख के बोलती क्या
क्या बकवास करे हो, ये नहीं हो सकता। वो बोलते हैं ये सही है और ऐसा ही हो रहा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें माफ़ करिएगा। वो बोलती है आप कोई कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं, हमें माफ़ करिएगा मैडम लैन, पर इसका कोई रास्ता नहीं है। हमने सब कुछ चेक कर लिया है, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, बट फ़िलहाल हम यही कह सकते हैं कि वो चल नहीं पाएंगे शायद कभी, और नहीं कभी बोल पाएंगे। ये सुनने के बाद तो मैडम लैन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और वो बस देखने लगती हैं। वो बोलती हैं ये क्या हो रहा है। कुछ ही टाइम के बाद उन्हें बोला जाता है कि आप उनसे मिल सकते हैं। वो अभी बेहोश हैं, बट कुछ टाइम के बाद होश में आ जाएंगे। हमने उनकी जान और बच्चे की जान को बहुत ही मुश्किल से बचाया है। सुनने के बाद मैडम लान बस गुस्से में थी। कुछ ही टाइम के बाद वो अंदर आती हैं और देखती हैं तो बच्चा लेटा हुआ था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल तो उसकी माउथ से वर्ड तक नहीं निकल रहा था, बस आंखों से आंसू निकल रहे थे और फेस वो क्राइंग फेस था। एंड हम देखते हैं ऐसे करके मैडम लान गुस्से में देख रही थी। उनके मन के अंदर अभी ये नहीं था कि जियांग चेंग ने किस फेस को फील किया है, नहीं, उनके अंदर गुस्सा था कि उनका होने वाला सेक लीडर यानी कि हायर ऐसा है पैरालाइज। और ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, जियांग चेंग पे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा कर रही थी। हम देखते हैं ऐसे ही करके लगभग आधे घंटा हो जाता है एंड मैडम लैन बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे रही थी। बच्चे को जो वहाँ की दाशियाँ थी वो संभाल रही थी क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा था एंड वो बस रोए जा रहा था। हम देखते हैं जियांग चेंग धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है और वो देखता है इधर उधर और उसे कुछ बोलते हैं, बेबी के रोने की आवाज़ आती है। जियांग चेंग बोलते हैं हाँ मैं, मेरा बच्चा, मैं। और वो देखता है इधर उधर, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो हांशी में है। एंड एक सर्वेंट बोलती है हाँ ओमिका राजकुमार आप शांत हो जाइए, ये देखिए आपका बच्चा यहीं पे है। जियांग चेंग जो है ना उठने की कोशिश करता है बट उसे बहुत पेन होता है। हीलर्स जो अभी वहीं पे थे वो बोलते हैं रुक जाइए। वो आकर जियांग चेंग को संभालती है, उठने में हेल्प करती हैं और वो उसे बोलती हैं शांत हो जाइए। देन वो बोलते मेरा बेबी, वो बोलते जी। एंड इसके बाद तुरंत ही जो एक बोल सकते हैं वहाँ पे दासी थी वो आकर तुरंत ही बच्चे को दे देती हैं। बच्चा बस रो रहा था एंड वो बस आवाज़ नहीं निकाल रहा था। एंड ये सब देखने के बाद वो बस देख रही थी। जियांग चेंग बोलता मेरा बच्चा, और वो उसे सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। रोने लगता है बहुत बुरी तरह से। मैडम लैन ये सब देखती हैं और वो कुछ आगे बढ़ने वाली थी, तभी हीलर बोलता है प्लीज़ मैडम लैन अभी रुक जाइए, कुछ मत कहिएगा, अभी वो रिकवर नहीं हुए हैं, अभी अभी उन्हें बर्थ दिया है और स्ट्रेस उनके लिए जानलेवा हो सकता है। हमने इन दोनों को बहुत मुश्किल से बचाया है, अगर आप उन्हें इस तरह का स्ट्रेस देंगी तो सही नहीं होगा। मैडम लैन गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और लैन गिरन तो पहले ही जा चुके थे। हम देखते हैं लगभग 2 घंटे के बाद जियांग चेंग अभी थोड़ा फील ठीक कर रहा था एंड उन्होंने बताया था कि बच्चे को फीड वगैरह कैसे कराना है, तो जियांग चेंग ने बच्चे को फीड वगैरह करा दिया था, बस वो देख रहा था। तभी हीलर्स बोलते हैं सेक लीडर यहाँ पे नहीं है, बट हमें आपसे ही बात करनी होगी, हमें आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बतानी है। जियांग चेंग बोलता है जी बताइए हीलर। इसके बाद हीलर जियांग चेंग को बताता है कि उसका बच्चा जो उसके पेट में था तब जियांग चेंग गिरने की वजह से उसके ब्रेन पर असर हुआ है, स्टमक में ही आपके गिरने की वजह से उसको ब्रेन पे असर हुआ है एंड बच्चा नहीं तो चल सकता है ना कुछ शायद ही बोल भी पाएगा, वो बच्चा पैरालाइज हुआ है। एंड ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग जैसे सदमे में चला जाता है। वो बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलते हैं हमें माफ़ करिएगा पर यही हुआ है, आई एम सॉरी, आपके गिरने की वजह से ही ये हुआ है। और ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो बस देखने लगता है। उसे डर लग रहा था, उसको रोना आ रहा था जैसे कि मानो। वो बोलता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे। और वो बस देख रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अभी बोल सकते हैं कि बुरा लग रहा था और उसका दिमाग जैसे कि मानो ख़राब हो रहा था पूरी तरह से। वो बोलता है ये कैसे हो गया, नहीं ये नहीं हो सकता। और बस वो अपने बच्चे को देख रहा था जो कि अभी सोया हुआ था, आंखें बंद थी, मासूम सा छोटा सा। एंड बच्चा ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था, बच्चा डेवलप था, बट उसे देखने के बाद बहुत बुरा लग रहा था। जियांग चेंग बस रोए जा रहा था अपने बच्चे को देख के, उसे सहला रहा था और रो रहा था। हीलर्स बोलते हैं प्लीज़ आप संभालिए अपने आप को, संभाल लीजिए, आप ऐसे नहीं रो सकते हैं। और बस वो उसे काम डाउन करवाने लगते हैं कि जो वहाँ पे गार्ड्स थे वो तो बाहर ही थे, जो सर्वेंट्स थी वो ही जियांग चेंग को संभाल रही थी। और बस ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और नेक्स्ट डे हो जाता है क्योंकि रात तो वैसे भी हो चुकी थी। नेक्स्ट डे होता है और नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम लायन सेजन अंदर आते हैं और अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लायन सेजन जैसे ही अंदर आते हैं उन्हें बस एक हीलर वहाँ पे दिखता है जो कि अभी बाहर ही निकला था। एंड ये देखने के बाद वो बोलते हैं आप, एंड वो बो करता है उन्हें। हीलर भी राजकुमार बोल सकते हैं कि लायन सेजन को बो करता है, बोलता है आप लौट आए सेक लीडर। वो बोलते जी हाँ मुझे बताइए आप यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं जी हमें आपको कुछ बताना है, आप हमारे साथ आइए।
एंड इसके बाद जो जियांग चैंग के बारे में जो हीलर था वो बता देता है लान सेजन को, और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो बोलती क्या ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलती हमें माफ़ करिएगा सेक्ट लीडर, पर यही सच है। हमने बहुत कोशिश की पर शायद बच्चा कभी नहीं चल पाएगा। ये सुनने के बाद तो वो भी एकदम सदमे में चले जाते हैं। उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं आखिरकार उसे किसने कहा था ऐसे बाहर निकलने के लिए। लायन सेजन भी गुस्से में बाहर आते हैं। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं जियांग चैंग अभी बैठा हुआ था और उसकी गोद में उसका बच्चा था जिसे वो सहला रहा था। उसके मासूम फेस को देख रहा था। वो मासूम जियांग चैंग के कपड़ों से ही खेल रहा था और उन्हें टच करते जा रहा था। एंड ये सब देखने के बाद लायन सेजन बोलते हैं जियांग चैंग, एंड ये सब सुनने के बाद लायन सेजन को देखता है जियांग चैंग और बोलता है हस्बैंड। वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमसे कितनी बार कहा था मैंने अपना ध्यान रखो, और तुमने ये क्या किया, ये कैसे हुआ, तुम कैसे गिरे। जियांग चैंग बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा हस्बैंड, मैं तो बस आपके पीछे गया था आपको देखने के लिए, मुझे नहीं पता था मैं ऐसे गिर जाऊंगा। वो बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम यूजलेस हो एकदम। सच में मेरे बच्चे का ये हाल है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मेरा बच्चा। और वो देखने लगते हैं, जल्दी से आते हैं और जियांग चैंग के हाथों से बच्चे को ले लेते हैं। और वो देखते हैं मासूम सा लायन सेजन को देख रहा था हैरान नज़रों से, क्योंकि उसने पहले अब इस बोल सकते हैं कि डिफरेंट इंसान को देखा था, चेहरे को देखा था, तो वो अभी समझ नहीं पा रहा था ये इंसान कौन है। लायन सेजन बस अपने प्यारे बच्चे को देख रहे थे जो बस अपने हाथों तक को हिला नहीं रहा था, बस धीरे धीरे करके कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट बार बार उसके हाथ गिर रहे थे। लायन सेजन उसके हाथों को थामते हैं और उसके हाथों पे किस करते रोते मेरे बच्चा, ये सब तुम्हारी नहीं। और वो उसके पैरों को देखता है जो बिल्कुल स्ट्रेट थे, एंड लायन सेजन उन्हें टच करते हैं। बच्चा पैरों को नहीं हिला रहा था, एकदम वैसे बेजान हो जैसे कि बस ऐसे ही लटके हुए थे। लायन सेजन अपने बच्चे को देखकर बस रोते हैं और कुछ नहीं। उन्हें इस वक्त जियांग चैंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था। लायन सेजन बोलते हस्बैंड मैंने जानबूझ के। वो बोलते चुप करो, तुम चुप कर जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है जियांग चैंग। सच में तुम इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। और ये बोलकर वो बस उस बच्चे को देख के वहाँ से चले जाते हैं हीलर को, और वो बस बाहर आ जाते हैं। लायन सेजन सीधा वहाँ से चले जाते हैं कॉल पॉन में। अपने आप को उन्हें शांत करना था। अभी वो बाहर से आए थे अपने भाई की खोज से, उन्हें अपने भाई को ढूंढना था, बट आते ही उन्हें ये न्यूज़ मिली। और अभी लायन सेजन अपने आप को बस शांत करना चाहते थे और वो बस कोल्ड पॉन में चले जाते हैं, अपने आप को शांत करने लगते हैं, सारी चीज़ें सोचने लगते हैं और बोलते हैं मेरी ही गलती है, मैं क्यों गया मैं। वो अभी अपने आप को ही कोस रहे थे बहुत बुरी तरह से, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो बस अपने आपको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे ही देखते ही देखते पूरे 3 घंटे हो जाते हैं। 3 घंटे के बाद जाके उनका थोड़ा बहुत गुस्सा शांत हुआ था, बट उनके अंदर अभी भी जियांग चैंग को लेके एंगर था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर जियांग चैंग नहीं आता, अपना ठीक से ख्याल रखता, तो ये नहीं होता। सब जियांग चैंग की वजह से हुआ है, और वो इन सब चीज़ों का ब्लेम सिर्फ जियांग चैंग पर डाल रहे थे। कुछ ही टाइम के बाद वो बाहर निकल जाते हैं और वो बस वहाँ से सीधा हांशी की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वो अंदर आते हैं। जियांग चैंग बैठा हुआ था, उसने बच्चे को सुला दिया था और वो बस वेट कर रहा था। जैसे ही लायन सेजन आते हैं, जियांग चैंग उठता है और बोलता है हस्बैंड मेरी बात सुनिए, देखो मैंने। वो बोलते हैं चुप करो, मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलते क्या। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल हटो, एंड वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। लायन सेजन जियांग चैंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और उनके जाने के बाद जियांग चैंग बस देखता रहता है और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। नाउ इसके बाद से टाइम ऐसे ही शुरू हो जाता है। लायन सेजन हमेशा जियांग चैंग को बस अवॉइड करते थे, थोड़ा बहुत अपने बच्चे के साथ आते थे, प्यार करते थे, उसे सहलाते थे, एंड देन उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे। एंड ऐसे ही बच्चा 3 महीने का हो गया, बट एक बार भी लायन सेजन ने मुड़कर बच्चे को नहीं देखा। जियांग चैंग को नहीं देखा। वो बस अपने बच्चे को नॉर्मली प्यार करते थे और बस उसे थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि पैम्पर करते थे। उसके बाद वो चले जाते थे अपने भाई को ढूंढने में, एंड देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। अपने भाई को ढूंढने का काम, सेक्ट को संभालने का काम, उन पर प्रेशर आ चुका था। और जब वो घर आते थे तो जियांग चैंग का चेहरा देखकर उन्हें और गुस्सा आता था। जब भी वो जियांग चैंग का चेहरा देखते थे तभी उन्हें याद आ जाता था कि उनके बेटे की ये हालत सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हुई है। और दूसरी और मैडम लैन आए दिन जियांग चैंग को कुछ ना कुछ वो सुना के चली जाती थी, और वो बस ऐसे ही उन्हें धमकियाँ देने लगती थी, और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। अभी हम देखते हैं हमारे वांगशन को।
नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है। उठने के बाद वो अच्छे से देखता है बच्चों को। दैन उसके बाद वो आयोन को पहले वैन किंग के पास छोड़ कर आता है। फिर वो आता है वापस, देखता है वीजिंग को। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वांग जी बोलता है चलो मैं तुम्हें आज बात दिला देता हूँ। वीजिंग बोलता है मैं कर लूँगा हस्बैंड। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी जाता है और वीजिंग को वो अच्छे से बात दिलाता है, यानी कि फिर से वो एकदम सॉफ्ट कपड़े को डिप करता है पानी में। दैन फिर उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है और उसके बाद उसे फिर से वो ऐसे ही कवर करता है। दैन फिर वो बेबीज़ को लेके आता है। एक करके करके जियांग चैंग आई मीन जो वीजिंग था वो बच्चों को फीड करवाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। बच्चे अभी खेल रहे थे इधर से उधर एंड वांग जी बस चुपचाप देखता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर वांग जी खाना लेकर आता है। वो वीजिंग को खाना खिलाता है, सूप वगैरह पिला देता है खुद अपने हाथों से। दैन फिर वो बोलता है चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है जी। वांग जी इसके बाद वहाँ से खाना वगैरह खा के वीजिंग के साथ ही निकल जाता है फिर से वैन निंग के साथ। एंड वैन निंग ने आज कुछ ज़्यादा ही सामान लिया था क्योंकि वो भी चाहता था कि वो शाम तक वहीं पे रुके। एंड ऐसे ही करके वांग जी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कुछ ही टाइम के बाद सब वहाँ पर आ जाते हैं मार्केट के अंदर। जो बोलते हैं वेंडिंग था वो अपनी जो भी सब्जी फ्रूट्स जो भी थे उनके सेल करने का काम करता है और वांग जी गुरुकुल चला जाता है और वहाँ पर वो ऐसे ही करके काम करने लगता है। वांग जी और वीजिंग अब धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को यहीं पर ऐसे स्पेंड करते हैं। एंड नाउ 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के अंदर वांग जी ने वीजिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और बच्चों का भी। एंड अब बच्चे भी 1 महीने हो चुके थे बड़े एंड वो अभी बहुत ही क्यूटली कुछ कुछ आवाज़ें निकालते थे और वांग जी को ये बहुत पसंद आता था। वांग जी ने वीजिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, हर एक चीज़ का ख्याल रखा एंड वो बस देख रहा था उसे स्वीटली तरीके से। एंड अभी बोल सकते शाम का टाइम था। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वीजिंग कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी आता और बोलता वीजिंग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है हस्बैंड मैं सोच रहा था वो माँ बाबा ने लेटर भेजा है, उन्होंने हमें बुलाया है, तो क्या हम चले। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता वीजिंग बट अभी बेबीज़ बहुत छोटे हैं, हम इन्हें लेकर। वीजिंग बोलता है सब ठीक होगा, क्या आप चलेंगे, मेरा मन है, मैं चाहता हूँ जाना। वांग जी बोलता है ठीक है वीजिंग, अगर तुम चाहते हो तो मैं कल बात करूँगा गुरुकुल में और उसके बाद मैं तुम्हें आकर बताऊँगा। और वैसे भी मैं गुरुकुल में बात करने वाला हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है और सेक्ट में भी चीज़ों की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। वीजिंग बताएं जी हस्बैंड मैं आपके लिए पानी। वांग जी बोलता नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा, तुम यहीं रुको। वांग जी जाता है, इसके बाद पानी वगैरह अपने लिए रखता है। दैन वो बात वगैरह लेके वीजिंग के पास आता है, बोलता तुम। वीजिंग बोलता मैंने ले लिया था। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ देर बातें करते हैं एंड बच्चों के साथ खेलते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे वांग जी बोलता ठीक है मैं खाना लेकर आता हूँ। एंड अभी वांग जी और वीजिंग रूम में ही खाना खाते थे क्योंकि वीजिंग को अभी ज़्यादा अलाउड नहीं था इधर उधर जाना, बट वो जा सकता था बट ऐसे ही वांग जी उसे जाने ही नहीं देता था। इसलिए कुछ टाइम के बाद वहाँ पर खाना वगैरह लाया जाता है। वांग जी वीजिंग को खाना फिर से खिलाता है एंड वीजिंग भी खा लेता है। वांग जी भी फिर खाता है एंड फिर वो बच्चों को देखता है जो कि सो रहे थे, क्योंकि वांग जी को पता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उन्हें पालना भी छोटा पड़ेगा, उसके लिए भी और भी पैसे चाहिए। बच्चों की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी पैसे चाहिए। एंड वांग जी यिलिंग के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता था, तो उसके लिए भी उन्हें पैसे चाहिए। तो वांग जी अभी सोच रहा था वो गुरुकुल में बात करेगा। और वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जब से वांग जी ने सिखाना स्टार्ट किया है हर एक बच्चा वांग जी से ही सीखना चाहता है। एंड पहले मार्शल आर्ट की जो बोल सकते हैं ट्रेनिंग थी वो बहुत ही कम बच्चे लिया करते थे, बट अब तो बहुत ज़्यादा लोग लेने लगे हैं और कुछ तो बड़े लोग भी आने लगे हैं और वो भी वांग जी से मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं क्योंकि वांग जी बहुत अच्छे से सिखाता है। और आए दिन जो बोल सकते हैं कि सेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। मार्केट में कुछ लोग आ जाते हैं जो आपको बुली करते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो खुद सीखे मार्शल आर्ट और उसके बाद वो उन लोगों का सामना करे, क्योंकि येलिंग के अंदर कुछ लोग थे जो ये सब चीज़ें रूल करते थे। वहाँ का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था जो कि ये सब करता था, लोगों से पैसे लेता था। इसलिए वो चाहते थे कि वो भी कुछ ना कुछ सीखें ताकि वो अपने ओमेगास को या अपने बच्चों को या अपनी सेक्ट को आई मीन अपने घर को प्रोटेक्ट कर सके उन लोगों से। इसलिए वो वांग जी से मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। एंड वांग जी भी काफ़ी खुश था, उसे लगा कि वो मास्टर से जाके बात करेगा और उससे कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ओबियसली उसे मिलने चाहिए। भाई अब कितने सारे बच्चों को वो पढ़ाता है। पहले उस बोल सकते हैं गुरुकुल के अंदर जो बच्चे सीखते थे सिर्फ 10 बच्चे थे जो मार्शल आर्ट सीखते थे, बट अब देखते ही देखते 300 हो गए। एंड बड़ों की ही तो अब धीरे धीरे करके और भी तादाद बढ़ रही है, यानी कि वांग जी 300 से 400 लोगों को अभी पढ़ाना स्टार्ट करेगा मार्शल आर्ट। एंड देन उधर चीज़ें भी वांग जी बहुत अच्छे से सिखा सकता है क्योंकि वांग जी एक प्रिंस है, तो उसे बचपन से ही सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा सकता है।
एंड सभी लोग वांग जी से सीखना चाहते हैं क्योंकि वांग जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, हर एक चीज़ को डिटेल में बताता है। तो सभी को ये चीज़ बहुत पसंद आ रही थी वांग जी। पर इसके बाद खाना वगैरह खा के बच्चों के साथ कुछ देर खेलता है और वो सो जाता है। विजिंग भी सोता है और देखने लगता है वांग जी को और बोलता है शायद भगवान ने हमारी किस्मत में ये लिखा था। वांग जी विजिंग को फिर बोलता है कुछ नहीं। दैन फिर वो ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है, रेडी होता है, विजिंग को खाना वगैरह खिला के बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके और वो गुरुकुल के निकल जाता है। वांग जी गुरुकुल आता है, गुरुकुल में वो बात करता है एंड गुरु वांग जी को कुछ बताते हैं। वांग जी को आज छुट्टी भी चाहिए थी। इसके बाद वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है। वैनिंग बोलता है हाँ मास्टर लैन आप जल्दी आ गए। वांग जी बोलता हाँ मुझे कुछ काम था वैनिंग। वो बोलते हैं मास्टर क्या हुआ, आप थोड़े दुखी लग रहे हैं। वांग जी बोलता नहीं मैं ठीक हूँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ये पैसे हैं, तुम्हें इनसे कुछ सामान खरीदने ला, क्योंकि मैं विजिंग के साथ कुछ दिनों के